नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जहां औरतों के लिए मर्यादा और संस्कृति के नाम पर जो सीमा रेखा तय की गई है, अगर कोई औरत उसे पार करने की हिम्मत करे तो यह हमारे पुरुष प्रधान समाज के लोग इंसानियत और क्रूरता की हदें लांघना अपना फर्ज समझते हैं। इस समस्या पर गहराई से रोशनी डालेंगे हमारे आज के मेहमान शम्स ताहिर खान। इज्जत और आबरू, ये वो शब्द हैं जिनकी वजह से देश में हजारों क्राइम होते हैं। ये शब्द औरत और लड़कियों से इस कदर जुड़े हुए हैं कि इसका खामियाजा उन्हें अक्सर भुगतना पड़ता है। कभी औरत को सबक सिखाने के लिए उनकी आबरू लूटी जाती है, तो कभी लड़कियों को अपने तरीके और अपनी आज़ादी से जिंदगी जीने की जुर्रत के एवज में उन्हें इज्जत का वास्ता दिया जाता है। उन्हें सदियों पुरानी शोषित महिलाओं के तौर पर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि गाँव के मुकाबले शहरों में औरतों के अधिकार और आज़ादी कहीं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन तभी तक जब तक कि वो समाज के नियम को मानती हैं। जैसे ही वो इस नियम को तोड़ने की कोशिश करती हैं, उनके प्रति अपराध बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ मेरा टिफिन रेडी है। हाँ बेटा रेडी है, पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं माँ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। आप बस मेरा टिफिन दे दो, मैं निकलती हूँ। अच्छा अभी लाई। बेटा थोड़ा सा तो खा लेती। नहीं माँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। 2 टिफिन? 1 रोटी तो खाई नहीं जाती जया तुमसे, फिर ये 2 टिफिन किसके लिए? भाभी वो क्या है ना कि हम लोग ऑफिस में साथ में लंच करते हैं, तो कहीं कम पड़ जाए इसीलिए। तुम्हें तो फ्री में खिलाते ही हैं, अब तुम्हारे स्टाफ को भी फ्री में खिलाएं। बहू जरा संभाल के बात करो। माँ सही तो कह रही है, वो सरकारी नौकरी है, इतना अच्छा कमाती है, ये नहीं कि घर में मदद करे। क्या मैं और पापा मिलके पूरे घर का बोझ उठाएं सिर्फ? मनोज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस घर में लड़कियों की कमाई नहीं ली जाती। रोज रोज नाटक क्यों होता है इस घर में? ठीक है पापा, नहीं करेंगे तमाशा, लेकिन इसको समझा लीजिए, एक घर है, धर्मशाला नहीं है कि। बस बस अब बस भी करो। थैंक यू यार, तुम रोज रोज मेरे लिए लंच लेके आती हो। नहीं तो पता नहीं कैसे रोज रोज मैनेज होता मेरा। इसमें थैंक यू की क्या बात है। आप अभी अभी ट्रांसफ़र होकर आए, अब इतनी जल्दी घर से खाना मैनेज करना इतना आसान थोड़ी है। तो फिर आप तीनों टाइम बाहर से खाना मैनेज करेंगे, चलेगा आपको? चलेगा, लेकिन तुम मेरी वजह से परेशान हो, ये नहीं चलेगा। मैनेजर साहब तो अभी भी मदहोश लग रहे हैं। सही होश उड़ाए तेरे परफ्यूम ने। देख ले, कहीं सहारे वारे की जरूरत तो नहीं उन्हें। चुप करना, वैसे ही पूरा ऑफिस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से तू भी बकवास करी जा रही है। अरे जया, तू कहाँ जा रही है? अभी तो 1:30 भी नहीं बजा। अरे इतनी तो उसे भूख भी नहीं लगी रहती है जितनी इसे खिलाने की पड़ी रहती है। जया, ये तो होना ही था। अब ऑफिस में बॉस के साथ रोमांस चलेगा तो ऐसी बातें तो सुननी पड़ेंगी। नंदू जी, ये टिफिन आप प्रवीण सर को दे देंगे? अंकल जी, बहुत अच्छी कढ़ाई की है आपने। ऑफिस की सारी लड़कियां तारीफ कर रही थी। ये लीजिए, इसे भी कल शाम तक ऐसे ही करके दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। और हरीश, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है दीदी। बेटा अब तू ही इसे समझा।
पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन इसको बोल थोड़ा काम में भी मन लगाए, मेरा भी हाथ बटाए। ये बात तो सही कह रहे हैं अंकल, पढ़ाई के साथ साथ इनके काम में भी हाथ बटाया करो। जी दीदी। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, इसे कल शाम तक दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टिफिन देने आया हूं तुम्हारा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? तुमने खाया? क्यों? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी और आपकी कोई बदनामी हो। अरे हमारी कोई बदनामी नहीं कर सकता है, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। प्रवीण, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जया, तुम्हारा ऑफिस 5 बजे खत्म होता है, 7 बज रहे हैं इस समय। कहाँ थी अब तक? भैया वो ऑफिस में आज ज़्यादा काम था। हाँ, अब ये सबको खाना खिलाने के साथ साथ सबका काम भी तो करती है ना। वैसे भी सरकारी नौकरी में 9 से 5 का टाइम होता है, लेकिन ये मैडम ये तो ओवर टाइम करती है ना। दिन भर की थकी हारी मेरी बच्ची घर आई है, ये नहीं कि कोई पानी पूछे, बस ताने मारते हैं। ये ले बेटा, पानी पी ले। तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ला, ये मुझे दे। पापा, माँ को तो अपनी लाडली बेटी में ना कोई नुक्स नहीं दिखता है, लेकिन आप तो कुछ बोल सकते हैं ना। जवान लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गई ना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे उसकी नौबत नहीं आई, हम समय से उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज देंगे। मैंने कुछ लड़कों के फोटोग्राफ मंगाए हैं, जो लड़का पसंद आएगा उससे बात आगे बढ़ा देंगे। आओ। ये है अपना आलीशान महल। बाप रे, कितना गंदा कर रखा है घर को। ये देखो, ये गीला टॉवल कैसे रखा, और ये पजामा, ये कोई टी शर्ट रखने की जगह है? हाँ, इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो तुम? देखो, शादी से पहले ये सब नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार दुनिया की सबसे प्यार चीज होती है। और जल्दी हमारी शादी तो हो ही जाएगी, उसके बाद तो ये सब होना ही है ना। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रही हो? ये तो मुझे यहाँ गेट पर ही मिली। ले पानी पी और बैठ। अरे जया, आ गई तुम, आओ बैठो। बेटा, तेरी शादी के लिए कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स आए हैं, तू देख ले, पसंद कर ले, फिर हमें बता दे। ये देख, हमने तेरे लिए इस लड़के को पसंद किया है। लड़का बहुत अच्छा है और तेरी ही तरह सरकारी नौकरी भी करता है। पापा, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। हाँ बोल ना। मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। कौन है? क्या करता है? बताऊंगी और आप लोगों से मिलवाऊंगी भी, और आप लोगों को भी वो बहुत पसंद आएगा। शर्म नहीं आती तुझे? एक औरत होकर दूसरी औरत से घट तोड़ते हुए। सुन, अगर मर्दों को रिझाने का ज्यादा ही शौक है ना, बाजार में जाके बैठ। यहाँ क्या कर रही है तू? कौन है तू? हाँ, और ये क्या बकवास करे जा रही है? दिमाग तो सही है तेरा? सुन, मैं तुझे जानती तक नहीं हूँ। मैं तेरे जैसी 2 टकी औरतों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ।
ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच तो रहे तू हैं। बता दे कैसा है? क्यों ये औरत तेरे साथ हाथापाई कर रही है और किस बात का इल्जाम लगा रही है तुझ पे? मैं इस औरत को जानती तक नहीं हूँ। इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये क्यों ऐसा कर रही है मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, सब पता है तुझे। हर जगह हमारी नाक कटवा चुकी है। तू हो रही है हमारी। भाभी, मम्मी की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती तक नहीं हूँ इस औरत को। भाभी आपको पता है ना दीदी झूठ नहीं बोलती। ऐसा कुछ होता तो पहले ही बता देती। वायरल वीडियो ये किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं है। आखिर इस वायरल वीडियो का सच क्या है? ये औरत कौन है जो जया को गालियां दे रही है, उस पर हमले कर रही है? कहीं इस औरत ने जया को कोई और लड़की तो नहीं समझ लिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगी, या फिर जया की जिंदगी के साथ उसका कोई रिश्ता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे यकीन करूं और किस पे नहीं। अरे जया, ये वीडियो वायरल हो चुका है और तुम कह रही हो कि तुम उस औरत को जानती नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कर रहे हो तुम? बैग क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जयपुर जा रहा हूँ माँ से मिलने। मंडे को आऊंगा। इस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। देखो, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि एक बार पापा से चल के मिल लो। उन्होंने मुझे संडे को लास्ट चांस दिया है। अगर तुम उनसे नहीं मिले तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अच्छा है, अपने पिताजी की पसंद के लड़के से शादी कर लो, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गया ना, कोई लड़का तुमसे दोस्ती तक नहीं करेगा। अच्छा अब जाओ यहाँ से, चलो मुझे बहुत काम है। अरे जाओ यार, मूड मत खराब करो मेरे, जाओ एक बार जाओ। ये देखिए, ये आदमी किस बेरहमी से इस औरत को पीट रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जो आजकल चारों तरफ वायरल हो रहा है, इसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरतें आजकल खुद अपने घरों में कितनी महफूज हैं। इस शख्स के चेहरे को गौर से देखिए, इस पे हैवानियत और दरिंदगी साफ नजर आ रही है। हैरानी की बात ये है कि आदमी इस औरत का पति है। अब कोई कैसे यकीन करेगा कि उसने इसके साथ 7 फेरे लिए? तेरा बॉस है ना ये, सुरक्षा और प्रवीण आहूजा। देने की देख कितनी बेरहमी से मार रहा है अपनी बीवी को। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शालिनी आहूजा इस लड़की को पीट रही थी और कह रही थी कि उसने इसके पति को चुराने की कोशिश की है। मतलब शालिनी को प्रवीण और उस लड़की के अफेयर का पता चल गया और उसने इसी गुस्से में जयपुर से दिल्ली आकर उस लड़की को मारा और वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो प्रवीण ने भी देखा। प्रवीण वीडियो देखकर गुस्से में जयपुर गया और सबक सिखाने के लिए अपनी पत्नी को जानवरों की तरह मारा। पर सवाल ये है कि वो लड़की जिसकी वजह से ये बवाल खड़ा हुआ, जिसने एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चलाया और बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश की, उसे अपने किए पर जरा भी शर्म आई या नहीं? उसकी परवरिश कैसी होगी? कौन होंगे देख लिया, कितनी बार मैंने आपको समझाया था चीजों को संभाल लो, उस पर लगाम लगाओ, पर नहीं, हमारी लाडली बेटी है, अब भुगतो इसको। बड़ी तड़ी में रहती थी कि पूरी दुनिया में बस एक यही औरत हो जो नौकरी कर रही है। अब मैं अपने मायके में क्या मुंह दिखाऊंगी? इस लड़की की वजह से हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आओ जया, आओ। अरे आओ ना। देखो ये मेरे कजिन सुमित का फ्लैट है, अच्छा है ना? खाली पड़ा था और जब मैंने उसे तेरे बारे में बताया तो उसने कहा तुझे जब तक यहाँ रहना ना तू रह सकती है। देख फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है तो तुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बैठ। देख तू इतना मत सोच, अब जो होना था वो हो गया। और चाहे मेरी बात याद रख कि सारे लोग प्रवीण जैसे नहीं होते। तू भी भूल जा उस कमीने को और लाइफ में मूव ऑन कर, एंजॉय कर। सर इसका नाम जया पांडे है और ये 2 दिन से गायब है। ये वही लड़की है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? यस सर, और इस वीडियो की वजह से इस बेचारी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। सर जहाँ जाती थी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे। और सर सबसे बुरी बात ये कि इसके घर वालों ने इसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कजन के खाली फ्लैट में इसको शिफ्ट करवाया था और इसे समझाया भी था कि दूर रहे इस कमीने प्रवीण से, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी सर और जयपुर चली गई उससे मिलने।
मेरी गृहस्थी में कलेश डाल के तुझे चैन नहीं मिला जब यहाँ तक पहुँच गई? देखो, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे एक बार प्रवीण से मिलने दो। हे भगवान, ये तो बहुत ही बेशर्म औरत है। चल अंदर। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। समझते क्या है तू? यहाँ तक आ गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल अंदर। और अब आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। आवाज? मैं चिल्लाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं उस कमीनी को। क्या चाहिए? क्या लेने आई है यहाँ? सस्पेंड करवा दिया ना मुझे, अब क्या चाहिए? देखो, मैंने तुम्हें सस्पेंड नहीं करवाया है। तुम्हारे उस वायरल वीडियो की वजह से पूरे डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया। हाँ तो तू भी अब एक्शन ले और निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं गला दबा के तेरी जान से मार दूं, कट ले। हाँ, मार डालो। खोलो दरवाजा। मार डालो मुझे भी और तुम्हारे बच्चे को भी। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। किसका पाप मेरे गले डाल रही है? तेरे जैसे कोई भरोसा थोड़ी है। मेरे जैसे का क्या मतलब है तुम्हारा? टाइम पास, और क्या? जिससे 2 बार हंस के बात क्या कर लो, गले पड़ जाती है, जैसे तुम मेरे गले पड़ रही है। देख, शराफत से बोल रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से, दोबारा इधर दिखियो मत, ठीक है? वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। अरे चल ना, चल। जब उसने मुझे ये सब बताया सर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे बहुत सुनाया भी। फिर जाके उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो प्रवीण से कभी बात नहीं करेगी। ये वही शालिनी और प्रवीण आहूजा हैं जिनके डोमेस्टिक वायलेंस का वीडियो मीडिया के हाथ लग गया और फिर मीडिया गिद्ध के जैसे उनके पीछे पड़ गया। अब फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएंगे और मीडिया हर जगह इस खबर को उछालेगा। सर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज जया को ढूंढ दो। जया को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर मिले हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, पर मेरी लास्ट बात 28 तारीख को हुई थी। 29 तारीख को हम लंच पर जाने का सोच रहे थे, पर जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। सर फिर 30 तारीख को भी जब मेरी उससे पूरे दिन बात नहीं हुई तो 1 तारीख को मैं उसके घर गई। सर मेरे पास उसके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है। जया? सर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जया वहाँ पे नहीं थी। जया? पर उसका फ़ोन, लैपटॉप, पर्स सब वहीं पर था सर। मुझे लगा कहीं पास में गई होगी तो ले जाना भूल गई होगी। सर मैंने वहाँ पे बहुत इंतज़ार किया पर जया वापस आई ही नहीं। राजीव सर, फोर्स एंट्री या फिर स्ट्रगल का तो कोई निशान नहीं दिख रहा। देखो अच्छे से, कुछ और मिलता है तो। ये सीसीटीवी पहले से यहीं था? नहीं सर, ये जया ने शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही लगवाया था अपनी सेफ्टी के लिए। ऑलरेडी उसके साथ इतना कुछ हो चुका था, फिर यहाँ वो अकेले रह रही थी, मुझे भी लगा होना चाहिए। सर इस खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। सर एक्चुअली पीछे वो खाली प्लॉट है जहाँ पे लोग अपना कचरा वगैरह डालते हैं, इसलिए बहुत बदबू आ रही है। जल्दी सब लोग। सर लोगों को हुआ क्या है यार? इंसानियत बची नहीं है, हैवान हो गए साले। मतलब लड़की को पेट काट के मारा और फीटस भी निकाल दिया। देखो आसपास कुछ मिलता है तो। सर कहा नहीं जा सकता कि कितनी बार चाकू से वार किया गया पेट पे। मिस्टर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजो और फीटस का डीएनए टेस्ट करवाओ। जया का फ़ोन सीज करो, फैमिली को इन्फॉर्म करो और घर के पास में अगर कोई सीसीटीवी है तो वो चेक करो। पता लगे कि इतनी रात को अकेले निकली क्यों थी। जिसने भी ये किया है बचना नहीं चाहिए। यह औरत जिसकी पहचान जया पांडे के तौर पर हुई है, कहीं बिन ब्याही मां बनने की सजा तो उसे नहीं मिली, या फिर बिना शादी के मां बनने की जो समाज का नियम और कानून उसने तोड़ा है, ये उसका नतीजा तो नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हर माँ बाप की तरह हमने थोड़ी सख्ती की थी उसके साथ, पर ये तो सब उसकी भलाई के लिए था ना। कितनी बार समझाया था उसे पर नहीं मानी। घूम रही थी उस कमीने शादीशुदा इंसान के पीछे।
उस कमीने ने इसकी जिंदगी बर्बाद तो कर ही दी थी, अब जान भी चली गई। आपका कहने का मतलब है कि जया की मौत में प्रवीण आहूजा का हाथ है? सिर्फ हाथ नहीं है सर, उसी ने मारा है इसे। रोज घर वालों से लड़के उसके लिए टिफिन लेके जाती थी, खाना खिलाती थी उसे। देखिए अब क्या कर दिया, सांप को दूध पिलाया, सांप ने ही डस लिया। आप लोगों को पता था कि जया प्रेग्नेंट है? नहीं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी याद आता है, ऐसी कोई भी बात जो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके, तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और क्या बताना रह गया इंस्पेक्टर साहब, बोल तो रहे हम लोग। वो कमीना है ना प्रवीण, हड्डियां तोड़ी आप उसकी, खुद ब खुद सब उगल देगा वो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, छोड़ना मत उसको। जब तक मेरी बेटी जिंदा थी तो बदनाम कर दिया उसे, और उससे मन नहीं भरा तो मार दिया मेरी बच्ची को। मैंने तो पहले ही कहा था इस पे भी नजर रखो। जो कसर उसने छोड़ दी है ना, कहीं ये वो पूरी ना कर दे। देखा नहीं था जब पुलिस वालों के सामने रो रही थी तो वो लोग हमें कैसे देख रहे थे? वो तो नाक कटवा के गई है, ये तो पूरे परिवार को जेल भिजवा के मानेगी। ये वही शालिनी आहूजा है ना, प्रवीण की पत्नी? जी सर, और ये फुटेज 28 तारीख के शाम 5:30 बजे की, जिस दिन जया ने प्रीति से आखिरी बार बात की। पता करो शालिनी के साथ ये आदमी कौन है। सर ये मेरा भाई राजू तोमर है। अच्छा, आपके भाई हैं? तू ये वो बाहुबली जिसे प्रेग्नेंट लड़कियों पर अपनी मर्दानगी दिखाने में बड़ा मजा आता है? नहीं सर। अपने जीजा को दिखाई थी ये ताकत जो एक लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया? नहीं सर, ये झूठ है। चुप! तेरा सच झूठ सब बराबर कर देंगे। अपने पति पर गुस्सा नहीं आता, वहां दिखानी थी ना ये ताकत, या फिर चुपचाप वहां मार खाती है और उस बेचारी लड़की पर जोर आजमाइश करते हो तुम सब? जया के घर क्यों गए थे? क्यों मारपीट की उसके साथ? सर क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो प्रवीण को कांटेक्ट कर रही थी, जबकि प्रवीण उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमसे समझाने गए थे सर उसे। इसे समझाना कहते हैं? ठीक है दामिनी, इन्हें इनकी भाषा में कुछ समझाओ। सर 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 नहीं। बस आया समझ में? और अब तेरी समझने की बारी। बहुत मजा आता है ना तुझे लड़कियों के कपड़े फाड़ देना। विकास, जैसे इसने जया के कपड़े फाड़े थे ना, एक एक कपड़ा फाड़ा इसने। नहीं सर, सर गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, बहन का सोच के गुस्सा आ गया था सर। तो इसके साथ वापस आ गया था ना, फिर दोबारा कब गया था जया के घर मारने के लिए? उसे बाहर कैसे बुलाया उसे? सर मैं सिर्फ एक ही बार गया था दीदी के साथ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर, सिर्फ मैं एक बार समझाने गया था सर। फिर से समझाने? सर धमकी देने गया था सर, बस उसे ये कहने गया था कि जीजा जी से दूर रहे सर, पर सर मैंने उसे नहीं मारा सर, सच में। पढ़ा लेंगे उसको, यहीं मॉलेस्टेशन का केस बनाओ। मॉलेस्टेशन? सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। दामिनी समझाओ इसे कैसे कर सकते हैं। सर प्लीज सर। हाँ राजीव, कुछ और मिला? जी सर, ये देखिए सर, 28 तारीख जिस दिन शालिनी और उसका भाई जया के घर गए थे, उसी रात 11 बजे की ये फुटेज सर। यहाँ पे प्रवीण जया के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। साले फ्रॉड, सस्पेंड होकर चैन नहीं पड़ा जो मर्डर करके जेल जाने की तैयारी कर रहा है। पहले उस लड़की को फंसाया, फिर उसको प्रेग्नेंट किया और फिर उसका मर्डर कर दिया, और उसको तो मारा ही, उसका पेट चीरकर उस बच्चे को भी मार दिया। अरे सर, जैसा आप बोल रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। क्यों गया था उसके घर? क्योंकि उसने मेरा जीना हराम कर दिया था ये बोल बोल के वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। हमने जब भी सेक्स किया हमने प्रोटेक्शन यूज किया है। पता नहीं किसका पाप मेरे गले बांध रही थी, और तूने उसके पेट पर लात मार के उस पाप को मिटा दिया। मैं सच बोल रहा हूं, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैंने पता करवाया, 28 तारीख की रात 11 बजे के आसपास जया के घर वाली एरिया में कोई मेजर फॉल्ट हुआ था, जिस वजह से लाइट चली गई थी, जो अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास वापस आई थी। मतलब सीसीटीवी लाइट जाने के कारण बंद हुआ था। मलिक, हमारे पास और कोई तरीका नहीं अब ये पता करने का कि प्रवीण के जया के पेट में लात मारने के बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अपने घर चला गया था और सुबह तक वहीं था।
लाइट आने के बाद के सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, 29 तारीख को सुबह लाइट आने के बाद से जया के घर पे कोई नहीं आया था, घर खाली ही था। 1 अक्टूबर की सुबह 11 बजे के आसपास प्रीति वहाँ आई थी, शायद जया को ढूंढते हुए, और उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से वो चली गई। मतलब जया 28 तारीख की रात को और 29 तारीख की सुबह 11 बजे के बीच में ही अपने घर से निकली थी। सर ये देखिए सर, यही फुटेज शालिनी उसके भाई और प्रवीण के आने से पहले दोपहर 3 बजे की है। सर इसमें जया के चेहरे पर मारपीट के निशान है। इसका मतलब कोई और भी है जो जया के साथ मारपीट करता था। प्रीति ने बताया था कि जया की फैमिली भी उसके साथ मिसबिहेव करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके खुद के माँ बाप के घर में ये सब हुआ? जी सर, मैंने मॉर्ग में भी नोटिस तो किया था। जया की माँ ने जया का चेहरा देखने के बाद इमीडिएटली मनोज का चेहरा देखा था, एज इफ मनोज ने उसे मारा। हेलो सर, मैं मानसी पांडे बोल रही हूँ, जया पांडे की छोटी बहन। सर मुझे आपको कुछ बताना है। सर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती। सर हम कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या? ठीक है। सर प्रवीण ने दीदी को सिर्फ यही झूठ नहीं बोला था कि वो शादीशुदा नहीं है, बल्कि दीदी को शादी का झूठा प्रॉमिस भी किया था, और वो आदमी झूठे वादे करके उन्हें बदनाम करके भाग गया। और तुम्हारी फैमिली ने क्या किया? जया को सपोर्ट किया? सपोर्ट? बाहर वालों से भी ज़्यादा जीना हराम कर दिया था उन लोगों ने। पापा हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझते थे, और मनोज भैया वो तो हमेशा दीदी से किल से रहते थे, क्योंकि भैया को बर्दाश्त ही नहीं था कि दीदी की सैलरी उनसे ज़्यादा है और वो घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देती। इसकी वजह भी पापा ही हैं, क्योंकि वो लड़कियों की कमाई खाना ही नहीं चाहते थे। और तुम्हारी माँ और भाभी? हाँ बेचारी की चलती का है, और भाभी वो तो हमेशा ही आग में घी डालने का काम करती हैं। जब दीदी का वीडियो वायरल हुआ था, पापा भैया भाभी इन लोगों ने दीदी का जीना हराम कर दिया था। तरस खाम पे और नहीं झेल सकते तुझे, निकल मेरे घर से। पापा मैं कहाँ जाऊंगी? तू तो कहीं भी जा सकती है ना। तेरे जैसी चंट लड़कियों के लिए दुनिया में कोई कमी है क्या? जा ढूंढ ले फिर से कोई शादीशुदा आदमी। नहीं पापा मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं बेटा, नहीं बेटा, और आगे से शक्ल मत दिखाना अपनी। तीनों ने मिलकर जबरदस्ती दीदी को घर से बाहर निकाल दिया। माँ उन्हें रोक नहीं पाई, और फिर जब कुछ दिन पहले दीदी माँ से मिलने घर आई तो पानी देना। फिर आ गई तू? सर भैया ने मुझे भी धमकी दी है कि मैंने अगर आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे तो लगता है दीदी के मर्डर में मेरी फैमिली का हाथ है। उन्होंने ही जया दीदी को मारा है। जया की किसी लड़के से बात पक्की हुई थी ना? आदित्य वर्षने नाम है उसका, गुरुग्राम में रहता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। सर बहुत ही अजीब आदमी है, दीदी से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। सर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जया इस दुनिया में नहीं है, और उसके साथ जो भी हो ना सर, सिर्फ उसमें उसका इतना कसूर है कि उसने उस कमीने प्रवीण से प्यार किया। सर बहुत इनोसेंट थी सर वो। और तू कैसा है? सिर्फ अच्छा ही है या इनोसेंट भी है? क्योंकि आजकल के ज़माने में तेरे जैसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, जो सब जानते हुए भी शादी करने के लिए तैयार हो गए। सर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि किसी को दूसरा चांस ना दूँ अगर उससे कुछ गलती हो जाए, और यहाँ पे तो जया की गलती भी नहीं थी ना सर। 28 सितंबर की शाम से 30 सितंबर की सुबह तक कहाँ था? मैं गुरुग्राम में था सर, अपने घर पे। प्रूफ दे सकता है? प्रूफ कहाँ से लाऊं सर? मुझे पता थोड़ा था प्रूफ देना पड़ेगा। पता होता तो मैं रखता किसी को अपने साथ प्रूफ के लिए। इनोसेंट होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। किसी पर शक है जो जया के साथ ऐसा कर सकता है? शक नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है प्रवीण आहूजा पे। उसने उसको यूज किया और फिर पीछा छुड़ाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। तू भी तो हो सकता है। प्रवीण से पीछा छुड़ाना पड़ रहा था क्योंकि जया उसके प्यार में पागल थी, और तू भी जया के प्यार में पागल था, और तेरे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जया तुझे छोड़कर प्रवीण के पास जा रही थी, तो तूने उसे मार दिया, है ना? नहीं सर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, उसकी मर्जी के साथ उससे शादी करना चाहता था, और मुझे किसी बात की जल्दी नहीं थी। मैं वेट करने के लिए भी तैयार था। मुझे लगा था कि एक ना एक दिन उसको मेरे प्यार की अहमियत समझ आएगी और वो खुद मेरे पास चल के आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। राजीव, जल्द से जल्द इस महान आशिक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन से निकलवाओ। सर
सर ये देखिए न्यूज में क्या आ रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरे बहन के कातिलों को ढूंढने में। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, उनका क्या कहना है, क्या प्रोग्रेस है इस केस में? पता नहीं वो लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। 3 दिन हो गए उसकी बॉडी मिले, लेकिन पुलिस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप लोग हमारे आखिरी सहारा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मानसी का प्रॉब्लम क्या है? हर चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा कर बोलती है। इसे यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर हमसे बात करने में डर लग रहा था, आज सारी दुनिया के सामने दुखड़ा रोने में नहीं लग रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि मानसी ये पूरा नाटक हमसे कुछ छुपाने के लिए कर रही है। सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं बस अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहती हूँ। हम भी वही चाहते हैं। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस फैमिली पर तुम्हें अपनी बहन के मर्डर का शक था, अचानक उनके साथ मिलकर हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? वो सर मम्मी को पता चल गया था कि मैं आपसे मिली थी। बेटा मैं जानती हूँ कि तेरे पापा और मनोज ने जया के साथ सही नहीं किया है, लेकिन ये भी तो गलत है कि तू उन्हें ही उसका कातिल समझ रही है। मैं तो बस दीदी को इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ बस। वो तो हम सब भी चाहते हैं बेटा, तू बोल तो सही हमें क्या करना है, हम खड़े हैं तेरे पीछे। और फैमिली का सपोर्ट मिला तो तुम्हें लगा क्यों ना हीरोइन बना जाए, और इसीलिए तुम मीडिया के पास पहुंच गई, जो पहले से ही तुम्हारे दरवाजे के बाहर मौजूद था। अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अपने फायदे के लिए पुलिस पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जया की मौत 29 तारीख के सुबह 5 और 7 बजे के बीच चाकू के वार की वजह से हुई। उसके पेट में जो फीटस था वो 4 महीने का था। फीटस का डीएनए प्रवीण के डीएनए के साथ मैच करने के लिए भेज दिया। सर 28 तारीख की रात आदित्य की मोबाइल की लोकेशन जया के घर के पास की दिख रही है। राजीव उठाओ इस आशिक को, इसका इनोसेंस निकालने का टाइम आ गया है। सर जया से मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी थी सर। वो किसी भी तरह से परवीन से शादी करना चाहती थी। वो अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ अपने बच्चे को बड़ा होते देखना चाहती थी सर। और फिर भी तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। बड़ा महान प्यार था तेरा। सर मैं उससे सच्चा प्यार करता था सर। मुझे पता चला जब उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया, तब मैं खुद उसके घर गया उसको समझाने के लिए, उससे बात करने के लिए। कितने बजे गया था सर? वो कितने बजे गया था? 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गया था सर। जब गया था तो वो सोने जा रही थी तभी, और फिर लाइट चली गई तो उसका मूड बहुत ख़राब हो गया था सर। वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पे, उसके बदन पे हर जगह पे चोट के निशान थे सर। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे साथ रेस्टोरेंट चले डिनर के लिए। अब तेरे ताऊ ने इतनी रात को रेस्टोरेंट खोल के रखा था तेरे लिए? सर वो रेस्टोरेंट नहीं है सर, वो स्नैक्स कॉर्नर की दुकान है सर। उसके घर के पास खुला रहता है वो दुकान। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? आदित्य तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुमसे नहीं, मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ। उसने तुम्हारा ये हाल किया, उसके बाद भी तुम ये बात मुझे कह रही हो? हाँ, क्योंकि वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। और तुमको नहीं लगता कि मैं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हूँ तुम्हारे इस होने वाले बच्चे के लिए? क्योंकि मैं एटलीस्ट इंसान को इंसान तो समझता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे को तुम अपना बच्चा समझ के उससे प्यार करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। प्लीज़ सोच क्या रही हो? मेरी बात सुन तो लो, मान लो मेरी बात। क्या जवाब दिया उसने? जवाब तो कुछ नहीं दिया सर, पर मैं खुश था सर। एटलीस्ट उसने मुझे मना नहीं किया था सर। उसके बाद मैंने उसको घर छोड़ा और मैं अपने घर चला गया। तो उसको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर घर चला गया? तो मैं जाना नहीं चाहता था, उसने ही मुझे बोला। सर ये देखिए इसके फ़ोन में क्या मिला है। सर मेरी एंगेजमेंट हुई पड़ी थी सर उससे। मैं शादी करना चाहता था, प्यार करना चाहता था ना उससे सर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरी बात थी सर। बुरी बात यह है कि तू लगातार हमसे झूठ बोल रहा है। पहले बोला कि जया के घर गया नहीं, फिर बोला गया था लेकिन बाद में अपने घर चला गया, जबकि मोबाइल लोकेशन से साफ दिख रहा है कि 29 सितंबर को सुबह 5 बजे तक तू जया के घर के आसपास था। तू खुद बताएगा या मैं उगलवाऊं? सर मैं बताता हूँ सर उस दिन जब मैं निकला घर के लिए तो मैंने देखा कि मेरी 2 व्हीलर का टायर पंचर हो गया और इतनी रात में कोई दुकान भी खुली नहीं मिली। तो मैं जया को बिना बताए उसके घर के बाहर ही सो गया। तो सुबह 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले पंचर वाले को ही ढूंढा सर, और पंचर बनवाने के बाद मैं गुरुग्राम पहुंच गया 8:30-9 बजे तक सर। फिर झूठ बोल रहा है ना? सर नहीं, कोई पंचर नहीं हुआ था तेरी गाड़ी का। तू जया के साथ उसके घर की तरफ गया, वहां पर तूने पंचर होने का बहाना किया और फिर जया के साथ रुक गया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की और वो सब करने की कोशिश की जैसा तू दिन रात फील करता था।
सर नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज़ सर मेरी बात का विश्वास करिए सर, सच बोल रहा हूँ सर। सब पता चलेगा। मलिक पकड़ो इसे। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, नहीं। सर कुछ देर पहले मानसी पुलिस स्टेशन आई थी। उसका कहना है कि उसे कोई धमकियां दे रहा है और उसका पीछा करता है। जिस नंबर से धमकियों भरे मैसेजेस आ रहे थे, हमने उसकी छानबीन शुरू कर दी है। उसको कौन धमकियां देगा? सर जयंत के बैंक डिटेल्स। सर पिछले कुछ दिनों में उसने अपने सैलरी अकाउंट से अच्छी खासी रकम विड्रॉ की है। लेकिन मानसी ने कहा था कि जया घर खर्च में पैसे नहीं देती क्योंकि उसके पिता बेटी की कमाई नहीं खाते। तो फिर क्या किया इतने पैसों का, कहाँ खर्च किए होंगे? मलिक जया के घर के पास के डम डेटा का क्या हुआ? सर उस टावर पे से हजारों लाइंस कनेक्टेड है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक। सर मानसी को जिन अलग अलग नंबरों से धमकी के फोन आ रहे थे वो सब चोरी के, लेकिन सर उसमें से एक नंबर पीछे हो गए। उस नंबर की डिटेल्स हमने। तूने मानसी को मारने की कोशिश की और पूरे मार्केट ने देखा इसे हमला करते हुए, और आप लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ही इसे मानसी के साथ भेजा था उसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। आपकी झूठी इज्जत और अपनी सनक में इसने आपकी एक बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी आपको इसी की पड़ी हुई है। बेटियों के लिए हमदर्दी नहीं है आपके दिल में? सर मानसी को मैंने नहीं मारा है, मैं पास की दुकान पे खड़ा था जब मानसी सब्जी खरीद रही थी। मानसी, मैंने देखा एक बंदा आया, उसने मानसी को चाकू मारा। मलिक 70s की फिल्मों का प्लॉट नहीं लग रहा है। हर दूसरी फिल्म में बेचारा हीरो ऐसे ही फंसता था ना। अब समझ में आ रहा है तेरी सोच इतनी घटिया क्यों है। मानसी के अटेम्प्ट टू मर्डर में इसको अरेस्ट करो और लेकर जाओ। सर मैंने नहीं मारा उसे। सर मेरी बात। इस केस में एक के बाद एक नए और ड्रामेटिक खुलासे हो रहे थे। मानसी की जान बच गई थी, वो हॉस्पिटल में थी, और इधर पुलिस ने उस पीसीओ की लोकेशन पता कर ली थी जहां से मानसी को धमकी भरा फोन आया था। ये पीसीओ मनोज के ऑफिस के ठीक सामने था। तो क्या मनोज खुद ही अपनी बहन को धमकी दे रहा था? पर क्यों? जया के घर के बाहर मिले रैंडम एक्टिव नंबर्स की पुलिस जांच कर रही थी, और इस जांच में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जो जया के मर्डर और मानसी पर हुए हमले के दौरान दोनों जगह एक्टिव था। और मर्डर से कुछ ही दिन पहले जया ने इस नंबर पर कई बार बात की थी। जया ने तेरी इतनी मदद की और तूने बदले में क्या किया? उसे मार दिया। क्यों? सर पापा चाहते थे कि मैं उनकी दुकान पे मदद करूं, पर मैं कॉलेज जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था। पर कॉलेज में जाने के बाद मुझे वहाँ बैटिंग का चस्का लग गया, और जिसके लिए पैसे चाहिए थे जो मैं जया दीदी से एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे लेता था। और फिर एक दिन वो कॉलेज के पास से गुजर रही थी, तो देखने के लिए कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है वो कॉलेज में आ गई और उन्हें सब कुछ पता चल गया। इतनी मुश्किल से तुम्हें ये मौका मिला है और तुम वो मौका ये जुए और बैटिंग में गंवा रहे हो और मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले रहे हो। सॉरी दीदी, प्लीज़ माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा। दोबारा कुछ नहीं होगा। और आज के बाद से मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ, और जितने पैसे तुमने मुझसे पढ़ाई के नाम पर झूठ बोल कर लिए हैं ना, वो मुझे 10 दिनों के अंदर वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पापा को मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैं बहुत डर गया था कि अगर जया दीदी ने पापा को ये सब बता दिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी और मुझे उनके साथ बैठ के कपड़े सिलने पड़ेंगे। और 28 तारीख को 10 दिन पूरे होने वाले थे। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था दीदी को देने के लिए। और फिर 29 तारीख के सुबह 5:30 बजे मैं दीदी के घर के इधर चला गया। उस वक्त उस एरिया की लाइट नहीं थी, बहुत अंधेरा था। हरीश, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी वो आपके पैसे इस वक्त दो। शिट, मैं पर्स तो अपनी गाड़ी की डिक्की में ही भूल गया। आप एक काम करो, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको पर्स दे दूंगा और फिर मैं वहीं से निकल जाऊंगा। देखो, तुम जाके पैसे लेके आओ, मैं नहीं आने वाली हूँ बाहर। प्रवीण और जया दीदी की स्टोरी सबको पता थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर उनके बच्चे को भी मार दूं तो सारा इल्ज़ाम प्रवीण के ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने उनका पेट चीरकर। और मानसी को क्यों धमका रहा था? उस पर हमला क्यों किया? आपको कंफ्यूज करने के लिए और मनोज भैया को फंसाने के लिए। और उसके बाद मुझे फ़ोन चुराने का आइडिया मिला। मैं फ़ोन चुराता, धमकी देता और फ़ोन तोड़ देता। मुझे पता था कि मनोज भैया भी आपके शक के लिस्ट में है, इसलिए जब वो मानसी के साथ मार्केट में थे, इसलिए मैंने जानबूझकर उस पर अटैक किया। बेटा, तेरा बाप कितने झापड़ मारता तेरे को अगर उसको पता चल जाता? 10, 12, 15? उससे बचने के लिए तूने 2 जानें ले ली। एक उसकी जो चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, और दूसरी जान जो पूरी तरीके से बन भी नहीं पाई थी। मालूम है, जो खतरनाक क्रिमिनल होते हैं ना, वो भी इतनी दरिंदगी नहीं दिखाते हैं जो तूने किया है।
इस केस को देखकर मुझे बशीर बदर साहब का एक शेर याद आता है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। जया एक नेक दिल और पाक साफ लड़की जिसने लोगों पर भरोसा किया, लेकिन हर एक ने उसके भरोसे का खून किया, चाहे वो परिवार हो, बॉयफ्रेंड या फिर वो हरीश जिसे पढ़ाने, आगे बढ़ाने और जिंदगी संवारने में जया ने अपनी जिंदगी झोंक दी। बदले में उसने जया की ही जिंदगी छीन ली। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स ने हरीश जैसे ब्राइट स्टूडेंट को भी क्रिमिनल बना दिया। ये हमें बताता है कि किस तरह इंटरनेट ने हमारी जिंदगियों को जकड़ लिया है। इंटरनेट का इस्तेमाल हमें इंसान और समाज की बेहतरी के लिए करना चाहिए, न कि बर्बादी के लिए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो जयंत, मैं शबनम बोल रही हूँ। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। लेकिन शबनम, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को मार लूंगी। हाँ तो ठीक है, फिर तुम्हें मरना होगा शबनम। क्या तुम? हाँ शबनम, इस मौत में ही अब हमारी जिंदगी छिपी हुई है। शबनम, उठ जा बेटा। कहाँ गई? अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया है। आप यूं समझ लेना कि मैंने मौत को चुन लिया। अम्मी, अम्मी क्या हो? अम्मी बहुत गलत किया शबनम ने। मैं जानता हूं उसी लौंडे के साथ भाग गई होगी वो, लेकिन अब ना वो लड़का बचेगा ना ही शबनम। बेटा, बेटा तुझे खुदा का वास्ता है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू शबनम को ढूंढ के ला दे, बस मैं समझाऊंगी उसे। अम्मी, उसने खत में लिखा है कि सोच लो मैं तुम्हारे लिए मर गई तो सोच लो, लेकिन मौत उसको मैं ही दूंगा। तैयब, तुझे खुदा का वास्ता है तैयब। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? अरे सॉरी। क्या सॉरी? हाँ? अरे मैडम सॉरी बोल दिया ना, इतना अकड़ क्यों रही हो? अरे उसकी गाड़ी में स्क्रैचेज आए हैं, गुस्सा तो आएगा ही ना। मैम आप ये लो। बदतमीज लोग। अरे 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 रुको तो। अरे मैम और पैसे ले लो, ऐसे नाराज होके क्यों जा रही हो? अरे भाव तो बोलो, खुश कर। तेरी ये मजाल मुझ पे हाथ चलाएगी? रुक रुक, चल गाड़ी चल। जाओ जल्दी जाओ। सॉरी मैम। इट्स ओके, तुम कॉल ले लो। थैंक यू। हेलो नीति, मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। ओके? संतोष, मेरा 2 लोगों से झगड़ा हो गया और वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्या? कौन है वो लड़के? पता नहीं, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था उनकी कार से। हेलो नीति, हेलो। क्या हुआ संतोष? कौन थे वो 2 लड़के जो आपकी बीवी की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे? सर मेरी ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन उन लड़कों की कार से ही नीति की कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? उसके बाद अचानक फोन कट हो गया और
पिछले 7 घंटों से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने राजपुर रोड जाकर ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला सर। तो आपकी बीवी राजपुर रोड पे थी? पता नहीं सर, लेकिन जिस टाइम पर उसने फोन किया था ना, वो रोज उसी टाइम पर स्पोर्ट्स एकेडमी से राजपुर रोड वाले रूट से घर आती है। आप प्लीज ढूंढिए उसे सर, प्लीज। देखिए हम पता लगाते हैं, आप अपनी बीवी की एक तस्वीर और गाड़ी का नंबर हमें बताइए। नीति की गाड़ी तो वहाँ है, लेकिन लाश यहाँ 500 मीटर दूर अंदर जंगल में मिली। तो बॉडी पर 3 गोलियों के निशान हैं, एक छाती पर, 2 पेट पर। और कार को बाहर जबरदस्ती रोका गया होगा। उसके बाद 500 मीटर अंदर जंगल में इसलिए लाए गए ताकि रेप किया जा सके। बॉडी पे खरोंच के निशान भी हैं। तो मामला लूट का हो सकता है। गाड़ी में से नीति का फोन या पर्स भी नहीं मिला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर गाड़ी पर इतना बड़ा स्क्रैच है, मामला रोड रेज का भी हो सकता है। शाश्वता, ये मामला कुछ और ही लगता है। नीति के पति का कहना है कि 2 लड़के नीति को फॉलो कर रहे थे। और गाड़ी की हालत देखकर लगता है कि गाड़ी से ऐसा कुछ नहीं चुराया गया, लेकिन बॉडी से ज्वेलरी जरूर खींची गई है। उनका इरादा शायद रेप और कत्ल का ही था, जिसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई है। ये राजपुर रोड है। नीति के पति ने बताया कि नीति हर रोज एकेडमी से इसी रास्ते से घर लौटती थी। रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकालो और खबरों को काम पे लगाओ। कहीं कोई गिरोह तो नहीं पनप रहा जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा। नीति! सर नीति कल शाम को 5 बजे निकल गई थी हमेशा की तरह। तो क्या नीति का कल किसी से झगड़ा हुआ था? हाँ सर, कल जब वो प्रैक्टिस के लिए आई थी तो एक लड़के के साथ उसका झगड़ा हुआ था। सर मैंने नीति से उस लड़के के बारे में पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं। बट आई थिंक सर वो लड़का काफ़ी टाइम से उसे स्टॉक कर रहा था। इस फुटेज में लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। नीति तकरीबन शाम को 5 बजे एकेडमी से निकली थी। उस टाइम की फुटेज पे लग रही है। सर यहाँ तो नीति अकेली दिखाई दे रही है, वो लड़का तो दिखाई नहीं दे रहा इस फुटेज में। हो सकता है उस लड़के को नीति का रूट पहले से मालूम हो। पता करो वो लड़का कौन है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। जब तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों? बोलो रेहान, बोलो। एंड कट इट। गुड शॉट, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। गाइस नेक्स्ट शॉट ब्रेक की बात करते हैं। इट्स अ ब्रेक। गरिमा बहुत अच्छा कर रही हो तुम। इस छोटे से रोल में तुमने जान डाल दी है। सर अब तो आपको लगता है ना कि मैं लीड रोल भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, अपने अगले प्रोजेक्ट में करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन फिलहाल इस रोल पे फोकस करो। यू आर डूइंग रियली गुड। थैंक यू सो मच सर। समझ में नहीं आ रहा ये लड़का कौन हो सकता है। पर नीति के दोस्त मोहित का कहना है कि शायद ये लड़का नीति को स्टॉक करता होगा। क्या नीति ने आपको इस बारे में कभी कुछ बताया था? नहीं सर, लेकिन नीति एक उभरती टेनिस प्लेयर थी। उसके सोशल मीडिया पर कई सारे फॉलोअर्स भी है और पिछले कई दिनों से उसे सोशल मीडिया पर कोई तो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। नीति क्या हुआ? सर एक बार उसे सोशल मीडिया पर रेप की धमकी भी मिली थी। रेप थ्रेट्स दे रहे। वो साइबर बुलिंग का शिकार बन रही थी सर। साइबर बुलिंग के तो ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं। और आर यू श्योर कि नीति का कत्ल इस सब से जुड़ा होगा? सर अभी आप बता रहे थे ना कि कोई तो उसको स्टॉक करता होगा। कुछ महीने पहले ही हमारे घर के बाहर नीति के लिए किसी ने फूल भेजे थे। लेकिन मैंने नीति को उस बारे में कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती। कहीं वो यही लड़का तो नहीं जो
स्कूल छोड़कर गया था। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी और नीति की। आई मीन आपके पेरेंट्स, नीति के पेरेंट्स कहाँ हैं? सर, नीति और मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ टाइम पहले उनका देहांत हुआ था। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। साहब, जिस एरिया में आपको नीति मैडम की गाड़ी मिली थी ना, उसके आसपास के एरिया में पूछताछ कर रहा था। मेरे को एक आदमी मिला, वो बोल रहा था वो साइकिल से जा रहा था और नीति मैडम की गाड़ी के पास उसको एक काले रंग की गाड़ी मिली थी। साहब, काले रंग की कार? हो साहब, आप बोल रहे थे ना नीति मैडम की गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। हो सकता है वो काले रंग की गाड़ी वही हो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी का नंबर पता चला? नहीं साहब, लेकिन मेरा पूछताछ चालू है। जैसे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ आपको। अगर वो कार सीन में लगी हुई है तो मुझे दूसरी कार अरेंज करके दो, मुझे इमरजेंसी है। अरे चिल्ला क्यों रही हो रमेश? क्या तरीका गरिमा? वहां शॉट रेडी और तुम यहाँ पर? तुम शॉट क्लिक क्यों नहीं आ रही हो? प्रॉब्लम क्या है? सर मैं शूट नहीं कर सकती, मेरे फादर को हार्ट अटैक आया है, मुझे जाना होगा सर। ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन ये शॉट बीच में छोड़ के जाओगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक काम करो, ये सीन कंप्लीट करके चली जाना, बाकी का सीन हम कल शूट करेंगे। सर ना तो मैं अभी रुक सकती हूँ ना मैं कल आ सकती हूँ। अब कुछ दिन के लिए मेरा शूट पोस्टपोन कर दीजिए ना सर, प्लीज, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी, बाय। नीति के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जितने फॉलोअर हैं सबकी लिस्टिंग करो, सबकी डिटेल्स मुझे चाहिए। सर, नीति के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इन सबकी फाइलिंग थोड़ा वक्त लगेगा। टोकले वक्त नहीं है, डू इट फास्ट। और सबसे पहले जितने फॉलोअर भद्दे और फूड कमेंट करते थे उन पर फोकस करो। हो सकता है वो हुडर टी शर्ट वाला लड़का उन्हीं में से कोई एक हो। ओके सर। सर, राजपुरा रोड पर एक नारियल पानी वाला बैठता है। उससे पता चला कि उस शाम को लगभग 5:15 बजे नीति का झगड़ा हुआ था 2 लड़कों के साथ में। उस एरिया के सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हुआ है। सर हम मानते हैं कि हमारा उसके साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन हमने उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया सर। फोटो चेक किए हमने, तुमने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद तुम दोनों उसके पीछे भी गए। सर हम उस डायरेक्शन में गए जरूर थे, पर हमने उसको फॉलो नहीं किया। सर हम आगे से दूसरे रास्ते पर मुड़ गए थे और तुम्हें सीधे रास्ते पर हम लाए। माँ, माँ, क्या बोला डॉक्टर ने? और पापा कैसे? डॉक्टर बोल रहे कि सर्जरी करवानी पड़ेगी और 5 लाख का खर्चा बता रहे, और अब तक का बिल 1.5 लाख बना चुके। ये 1.5 लाख देने भी भारी पड़ रहे हैं, 5 लाख कहाँ से लाएंगे? माँ आप परेशान मत हो, मैं कुछ अरेंज करती हूँ, आप इतनी टेंशन मत लो। सर, नीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रेप के कोई साइन नहीं है। मौत की वजह गोली लगना। बॉलिस्टिक रिपोर्ट में लिखा है कि 0.8 mm की पिस्टल से उसे शूट किया गया है। मौत का वक्त शाम 7 बजे। और पिस्टल से इन दोनों लड़कों का कनेक्शन? नहीं सर, हालांकि कल शाम से इन लोगों की कुटाई चल रही है, लेकिन कुछ उगल नहीं रहे हैं। वैसे ये दोनों लड़के हुडर टी शर्ट वाले लड़के से अलग तो लग रहे हैं। नीति के सोशल मीडिया अकाउंट से क्लियर? नहीं सर, कुछ खास हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, स्कैन हो रहे हैं। नीति के हस्बैंड ने बताया कि उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। हो सकता है एंगल गिल्टेड लवर का, शायद नीति का पुराना आशिक। पता करो सर। सर, नीति के सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्ड एक अकाउंट मिला है जो किसी सनी नाम के लड़के का है। सस्पिशियस है सर, उसकी प्रोफाइल में फोटोज हैं। सर, इस अकाउंट में जितनी इन्फॉर्मेशन है सब फेक है। हम इसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन फेक है तो हो सकता है कि फोटोग्राफ्स भी फेक हो। माँ, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पापा के इलाज के लिए पैसों का अरेंज कर लिया। लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम तूने कहाँ से किया? माँ बोलना गरिमा। वो गरिमा इतना हिचक क्यों रही हो? बता दो आंटी को कि वो पैसे मैंने तुम्हें दिए। तुमने? माँ ये मनीष है, मेरा कॉलेज फ्रेंड। मैंने मनीष से हेल्प मांगी तो। अरे इसमें हेल्प कैसी? तुम्हारे पापा मेरे पापा जैसे ही तो हैं। ये तो मेरा फर्ज था आंटी,
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अंकल ठीक हो जाएंगे। क्यों गरिमा? सर, नीति के कॉल रिकॉर्ड्स में इस तैयब नाम के लड़के का नंबर मिला है। हत्या के पहले तक नीति लगभग रोज इस नंबर पर बात करती थी। अब इसका नंबर बंद आ रहा है। तो क्या एंगल अफेयर का ही है? इस तैयब का नंबर किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? एड्रेस गुजरात के भरूच का है। गुजरात पुलिस से कांटेक्ट करो, इस तैयब की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। मैं नीति के हस्बैंड संतोष से मिलता हूँ, शायद उससे इस तैयब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। इस लड़के का नाम तैयब है, आप जानते हैं इसे? नहीं सर, और आप गलत सोच रहे हैं। नीति का किसी के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता। पर आपकी बीवी नीति इसे बार बार फोन कर रही थी। ये संतोष कुछ तो छुपा रहा है। हो सकता है इसे अपनी बीवी के अफेयर के बारे में कुछ पता चला इसी ने। हाँ शाश्वता। सर, नीति की स्पोर्ट्स एकेडमी से उसके बारे में कुछ चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन मिली है। माँ, जब से पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, आप रोज हॉस्पिटल में ही रुक रही हैं। आज आप घर पे आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम्हें तो मनीष के साथ बाहर जाना है ना? मनीष के साथ बाहर मतलब? अब इतनी भी बन मत। मनीष ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी भी करना चाहते हो। सर, नीति का असली नाम शबनम था। शबनम? यस सर। 2 साल पहले उसने एफिडेविट में मेंशन किया था कि वो अपना नाम शबनम से बदलकर नीति रख रही है। उसकी स्पोर्ट्स एकेडमी से एफिडेविट की कॉपी मिली। और सर, ये नीति उर्फ शबनम भरूच की रहने वाली थी। भरूच? और ये तैयब? ये तैयब भी तो भरूच का रहने वाला, राइट? यस सर। लेकिन एक बात खटक रही है, नीति के पति ने हमसे ये क्यों छुपाया कि उसका नाम पहले शबनम था? वो हमसे और भी बहुत कुछ छुपा रहा है, उसे तो हम बाद में देखेंगे। पहले जरा इस तैयब से मिलते हैं, आखिर पता तो चले कि शबनम की नीति बनने के पीछे की असली कहानी है क्या। अम्मी, मैंने खाना बना दिया है, अभी जरा एक काम से बाहर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही तू? वो भाईजान, एक फ्रेंड से नोट्स लेने जा रही थी। 1 घंटे में लौट आऊंगी। चेहरा क्यों खुला रखा है? डाक? बहुत पर निकले क्या? बता कौन था वो लड़का? बस बस शबनम, ये सच है जो तैयब कह रहा है? मैं प्यार करती हूँ उससे। प्यार करती है तू? अम्मी, शबनम को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। तू मुझे खोल दे, मैं तुझे लेके जाता हूँ उसके पास। खोल। तुम मुझसे चालाकी कर रहा है। तू सच बता कि शबनम कहाँ है? तैयब कहाँ है? वो तो नहीं है। मैडम, तलाशी लो पूरे घर की। अरे मैडम, क्या कर रहे हैं आप? कोई कोना बचने ना पाए, उधर देखो। अरे मैडम, मैं कह रही हूँ कि तैयब है यहाँ से। क्या है ये? तेरी माँ तो मेरी मुरीद हो गई और तू कितनी आसानी से मेरी जिंदगी में आ गई। अब सिर्फ मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की जिंदगी में भी। प्लीज मुझे जाने दो। तेरी बहन शबनम ने अपना नाम बदलकर नीति रख लिया था और तू लगातार उसे फोन कर रहा था। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मैं कहाँ? बोला, क्या छुपा रहा है? मैं कैसे फोन कर सकता हूँ मैडम? वो मेरे नाम का सिम कार्ड अम्मी इस्तेमाल कर रही, तो वो फोन कर रही थी उसको। तो तेरी अम्मी ने तुझे बांध कर क्यों रखा था? वो शबनम का पता पूछ रही थी मुझसे। मैडम, मैं खुद हैरान हूँ कि अम्मी खुद शबनम से बात करती थी फोन पे और पता मुझसे पूछ रही थी।
जयंत उर्फ संतोष। तो तुम बन गए जयंत से संतोष और तुम्हारी बीवी बन गई शबनम से नीति। अब इस परिवर्तन का कारण बताओगे, क्या वजह थी? सर, हम दोनों अपना नाम बदलने के लिए मजबूर हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शबनम का भाई वो हमारी जान का प्यासा बन गया था। वो मेरे बिना रह नहीं सकती थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को मार लूंगी। तैयब की डर से वो शहर छोड़कर हम यहाँ आ गए और वो हमें कभी ढूंढ ना पाए, इसलिए हमने अपने नाम बदल दिए। और ये बात तो तुम हमें पहले भी बता सकते थे और तुमने नहीं बताई, क्यों? उस समय बताने वाला था, लेकिन मैं डर गया था। डर गए थे या हमें घुमा रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी वहां से कोई कांड करके यहाँ भाग कर आए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उस दिन जब तैयब की फोटो दिखाई मुझे, तब मैं खुद हैरान हो गया था कि नीति तैयब से फोन पे बात कर रही थी। तैयब का कहना है कि नीति उस नंबर पर तकरीबन हर रोज अपनी अम्मी से बात करती थी। ये बात तुझे पता थी? नहीं सर, नीति ने तो मुझे बताया था कि उसने सबसे नाता तोड़ दिया था। हाँ साहब, ये सच। ये नंबर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी आप अपनी बेटी से सिर्फ फोन पर टच में थी? वो तो अपने भाई के डर से मुझसे रिश्ता तोड़ के चली गई थी। 2 बरस से मैं उसकी शक्ल देखने को तरस गई थी। और 3 महीने पहले अचानक से उसने मुझे फोन किया, अम्मी मैं शबनम। शबनम, कहाँ है तू बेटा? अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, दिल पे पत्थर रखकर इतने वक्त तक आपसे दूर रही, लेकिन अब और नहीं। शबनम, मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। कहाँ है तू बेटा? उसने कभी मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ रहती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो अक्सर मुझे फोन किया करती थी। और एक दिन तैयब ने देख लिया मुझे शबनम से बातें करते हुए। हाँ। कमीनी, कहाँ है तू? बोल, तू कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कहाँ है शबनम? मुझे नहीं मालूम। बोलेगी शबनम कहाँ है? वो शबनम से नफरतें निकालने के लिए मुझे मारने लगा और शबनम का फोन भी बंद आने लगा। मुझे लगा कि तैयब ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है, इसलिए मैंने उसका हाथ पर बांध दिया था और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसने मेरी बेटी साहब सच बोल रहे हो साहब? अम्मी को गलत फहमी हुई है साहब, मैंने शबनम को नहीं मारा। जिस शाम तेरी बहन शबनम का कत्ल हुआ तेरा फोन बंद था, क्यों? क्योंकि तू कत्ल करने के इरादे से अपना फोन बंद करके भरूच से पुणे आया था, है ना? साहब मैं भरूच में ही था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था सर। तेरी बेटी तो हम जांच करेंगे। बोल, वो पिस्टल कहाँ है जिसे तूने मर्डर किया? यकीन मानिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो तोड़ो जरा से। नीति, यार ये क्या हो गया? तुझे मरना नहीं चाहिए था यार। तो तेरे बदले में कैसे रह पाऊंगा? तोड़। अंदर देख सर। सर, अंदर कोई नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं है। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। तो नीति को भद्दे भद्दे मैसेज तू भेजता था? और उसके घर पर वो बुके भी तुमने ही छोड़ा था और तूने नीति के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश की थी। सर मैं तो प्यार करता था नीति से। प्यार करता था तो नौटंकी बनकर सीधे सीधे बोल, वो पिस्टल कहाँ है जिससे तूने उसका मर्डर किया? कौन सी पिस्तौल? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया।
कैसे नहीं मारा? तो सर मेरी सर कुछ अर्सा पहले एक नेबरिंग स्टेट में भी एक फैन ने आरजे पर अटैक किया था। इस सनी को लाइटली मत लेना, हो सकता है कांड इसी ने किया। सर लेकिन सनी के घर से कोई पिस्टल बरामद नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा उसके पास 0.8 mm की पिस्टल आ कैसे गई। और इधर नीति के भाई तैयब ने भी कुछ कबूल नहीं किया और उसकी माँ को उस पर पूरा शक है। सर ये विवेक और विशाल का क्या करना है? वो लोग भी कुछ कबूल नहीं कर रहे हैं। छोड़ दो सबको, लेकिन नजर रखो, हो सकता है इनमें से कोई बाहर जाकर हमें इस केस की लीड दे दे। टेंशन मत लो संतोष, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा। गरिमा, ये चोट कैसे लगी? बोलना बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग गई थी। मैं ठीक हूँ। अपने बेटी के लिए तूने मुझे अंदर करवा दिया था ना, अब देख तेरे सामने खड़ा हूं, अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। तूने मेरी शबनम को मारा ना, मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। अच्छा, अब लगता है तुझे भी मरना है। कुछ भी बोल रहे हैं सर, मैं नीति से प्यार करता था, मैं उसको क्यों मरवाऊंगा? क्योंकि तेरा तेरी बॉस दृष्टि के साथ अफेयर चल रहा था और तेरा शबनम उर्फ नीति से दिल भर गया था, तो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। और जब तुझे नीति ने फोन करके बताया कि 2 लड़के उसे फॉलो करने, तूने मौके का फायदा उठाने की सोची, तो खुद वहां गया, नीति को मारा और खुद आ गया हमारे पास बेचारे पति की एक्टिंग करने। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। दृष्टि सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, नीति ने हम पर कभी शक नहीं किया। और आप, तेरी अच्छी दोस्त दृष्टि ये कबूल कर चुकी है कि वो तुझे अपना क्या मानती है। अब तू भी मान जा, वरना हम मनवाएंगे। मैडम, मैं मानती हूँ कि मैं संतोष को पसंद करती हूँ, मगर जैसा आपको लग रहा है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो तुम मान रही हो कि संतोष तुम्हारे लिए नीति को छोड़ सकता था? ये बात सच है कि मैं नीति को छोड़ना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको मार दिया। और दृष्टि मेरी जिंदगी में आई, उसकी वजह भी नीति ने पैदा की। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, क्योंकि बड़ी स्टार प्लेयर बन रही हो ना तुम अभी, और अब तो तुम्हें मेरा साथ भी खटकने लगा है। देखो आप ज्यादा बोल रहे हो तुम। और इतना ही खटक रहा हूं तो छोड़ दो ना मुझे, ये भी इस गुमनाम जिंदगी से थक गया हूं। और यही दूरी मुझे दृष्टि के करीब ले आई। लेकिन नीति के मर्डर के साथ ना तो मेरा कोई लेना देना है और ना ही दृष्टि का। आपको यकीन नहीं होता तो आप साबित कीजिए ना। आप इस तरह से मुझे यहां बैठा के नहीं रख सकते सर। नीति और शबनम की हत्या के मोटिव को अब उसके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, रोड रेज, प्रोफेशनल राइवलरी और ऑनर किलिंग, हर तरह का एंगल इस केस में नजर आ रहा था। पुलिस ने ड्रग डीलर्स, हिस्ट्री शीटर्स समेत कई लोगों को नामजद किया। सनी, तैयब, देवेंद्र, विशाल, विवेक और संतोष समेत कईयों के साथ सख्ती से पूछताछ की गई। लेकिन पुलिस 3 महीने तक चार्जशीट तो क्या, किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ कोई सबूत तक भी नहीं जुटा पाई थी। और गुजरते वक्त के साथ इस केस की हर लीड ड्राई हो चुकी थी और सभी मेजर सस्पेक्ट्स बेखौफ हो चुके थे। पर असल में क्रिमिनल कौन था, पुलिस 3 महीने तक भी भाप नहीं पाई थी।
गरिमा कहाँ है बेटा? आंटी मुझे लगा वो यहाँ होगी। अरे वो तो बोल के गई थी कि तुमसे मिलने जा रही है। नहीं आंटी, वो नहीं मिली मुझसे, उसका तो फोन भी नहीं लग रहा, इसलिए तो मैं उसको ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। लाश को देख के लग रहा है पहले इसका रेप किया गया और उसके बाद इसे शूट किया गया। सर, लाश के पास ना कोई मोबाइल ना कोई पर्स मिला है। पता करो कौन है ये। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि गरिमा की मां ने एक थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी और जल्द ही उन्हें शनाख्त के लिए बुलाया गया। ये शहर एक बार फिर दहल गया। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली गरिमा मुंबई के छोटे पर्दे की अदाकारा थी जो गोलियों का शिकार हुई है। माना जा रहा है कि उसके साथ रेप भी हुआ है, जो एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे शहरों में वाकई में महिलाएं सुरक्षित है? क्या गरिमा किसी रंजिश का शिकार हुई है या कहानी कुछ और है? छोटे पर्दे की चकाचौंध के पीछे की कड़वी सच्चाई से हम सब वाकिफ है। क्या ये पहलू ने इस हत्या को रंग दिया है? इस हत्या के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? सर, उसकी फॉरेंसिक टीम भी वही है जिसने नीति की बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाई थी। मामला क्या है? सर, उनका कहना है कि गरिमा को उसी पिस्टल से शूट किया गया जिससे नीति को किया गया था। ये गरिमा के केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट। सेम पिस्टल से शूट किया गया तो हो सकता है कि कातिल भी सेम ही है। यस सर। सर, नीति के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो 1 महीना प्रेग्नेंट थी। तो नीति की तरह ये गरिमा भी शादीशुदा थी? नहीं सर, लेकिन उसका एक मंगेतर है और ये भी पता चला है कि उसका पहले भी अबॉर्शन हो चुका था। गरिमा की मदर ने मनीष पे कोई डाउट नहीं किया। आपकी तहकीकात कहां तक पहुंची? हत्या वाले दिन गरिमा संगम चट्टी के पास एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। इसे देख के लग रहा है कि इस वक्त इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। संगम चट्टी में काफी फार्म हाउसेज है, हम पता करवा रहे हैं कि शायद गरिमा को कहीं किसी ने देखा हो। वैसे क्राइम सीन से गरिमा का पर्स गायब है जिसमें उसके एटीएम कार्ड्स भी थे और हत्या के बाद भोसले रोड से उसके एटीएम को यूज करके कैश भी विड्रॉ हुआ है। हमने एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई है। इस लड़के ने तो सेम वैसी वोटी टी शर्ट पहनी हुई है जैसी सनी ने पहनी थी। कहीं उसने फिर से अरे मेरी बात, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। इस लड़की को देखा है कहीं? हाँ सर, मैंने इस लड़की को अपने एरिया में कई बार देखा है। ये सामने वाले फार्म हाउस में आया जाया करती थी। इस फुटेज में इस लड़के के हाथ पर एक टैटू नजर आ रहा है, जबकि सनी के हाथ पर ऐसा कोई टैटू नहीं। ये कोई और है। हेलो, ओके, हम आते हैं। सर, हत्या वाले दिन गरिमा संगम चट्टी के मोरे फार्म हाउस पर थी और वो फार्म हाउस मनीष के दोस्त का है। फिर भी बात तो सुनिए सर, मैं मानता हूँ कि वो मेरे साथ थी, तो मारा नहीं है सर मैंने उसे। गरिमा जिस हालत में फार्म हाउस से निकली थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे मॉलेस्ट किया गया होगा। वो 1 मंथ प्रेग्नेंट थी, इससे पहले एक बार अबॉर्शन करवा चुकी। तू मजबूर कर रहा था उसे? सर देखिए, मैं ना लोन देने का काम करता हूँ सर, और गरिमा मुझे पहले से पसंद थी। जब वो सर मुंबई में थी ना, तो मैंने उसे 2 लाख रुपए का लोन दिया था, और सर जब उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो वो वापस से मेरे पास आई सर। मनीष, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे पहले के 2 लाख रुपए भी अभी तक नहीं चुका पाई हूँ, लेकिन मेरे पापा। बस करो गरिमा, पत्थर दिल नहीं हूं मैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। करोगी ना? सर वो मान गई थी सर, और हम आए दिन उसके साथ। और सर उस दिन भी वो हमारे साथ ही थी। तो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर गरिमा का रेप किया। फिर तो डर गया कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो तू फंसेगा, इसलिए उसे मार दिया। सर नहीं सर, मारा नहीं है सर मैंने उसे।
वो मेरे साथ थी सर। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे सच में नहीं पता सर। हम बताएंगे इसके बाद क्या हुआ, जरा बताओ। सर सर मनीष तो कुछ कबूल नहीं कर रहा और ना ही उसके दोस्त, और ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा जिससे ये साबित हो सके कि उन लोगों के पास 0.8 mm की पिस्टल होगी। वो लड़का जिसने गरिमा के ATM कार्ड से पैसे विड्रॉ किए थे, उसके हाथ में टैटू था, लेकिन इन दोनों के हाथ में कोई टैटू नहीं है। अब विवेक और विशाल का भी नीति और गरिमा से कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट नीति और गरिमा का, इन दोनों का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और ना ही इनसे जुड़े लोगों का। इन दोनों केसेस में अगर कुछ भी कॉमन है तो है मर्डर वेपन, वो पिस्टल जिससे दोनों को शूट किया गया। शाश्वता, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। दोनों केसेस को एक बार रिविजिट करते हैं। नीति के केस में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि क्राइम सीन पर नीति की कार के पास एक ब्लैक रंग की कार देखी गई थी। जिस एरिया में आपको नीति मैडम की गाड़ी मिली थी ना, उसके आसपास के एरिया में पूछताछ कर रहा था। मेरे को एक आदमी मिला, वो बोल रहा था वो साइकिल से जा रहा था और नीति मैडम की गाड़ी के पास उसको एक काले रंग की गाड़ी मिली थी साहब। जबकि विवेक और विशाल की कार सिल्वर रंग की है। सर हमें लगा था कि विटनेस को कोई कंफ्यूजन होगा। विटनेस कौन था? सर मुझे कांस्टेबल कुमार ने बताया था। सर मुझे इन्फॉर्मेशन अपनी खबरी ने दी थी और इसे एक विटनेस से पता चला था। कौन विटनेस? तुम खुद मिले थे विटनेस से? नहीं सर। क्यों? खबरी ने कहा तुमने मान लिया, खुद क्यों नहीं मिले? सर वो किस खबरी ने इन्फॉर्मेशन दी थी? अरे मेरे पत्ते भी बैठ, क्लास दे। क्या बात है मन्ना, काफी परेशान लग रहा है। ये देख, अब इस टैटू वाले को ढूंढने को बोला पुलिस ने। अलग पूरी बाजू की शर्ट पहन के गया होता तो ये पंगा ही नहीं होता। पुलिस का ये दूसरा खबरी है ना, वो जानता है कि तू मेरा दोस्त है। अगर उसने तेरे हाथ पे टैटू देखा होगा तो बहुत बुरे फंसोगे। कैसे भी करके टैटू निकाल। हाँ, और तुम दोनों में निकलो। पुलिस बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। हम कातिल को हर जगह ढूंढ रहे थे और तू हमारा आदमी होकर हमारी नाक के नीचे कांड कर रहा था। तो इस पर भरोसा करके हमने तुझे काम दिया और तू तो हमें ही घुमा रहा था। क्या काम दिया साहब? ये 400-500 की चिंदी से घर चलता है क्या? आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई साहब मेरी ऐसे ही। इस तंगी की वजह से बीवी ने घर पे इज्जत करनी छोड़ दी है साहब। बहुत परेशान था उस दिन। नीति और गरिमा, उन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बहुत अकड़ थी साहब उसको। अरे आप नीति मैडम है ना, वो जो टेनिस खेलती हैं? मैम एक सेल्फी मिलेगा क्या आपके साथ? बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। क्यों चाहिए सेल्फी? मैम दोस्तों को बोलूंगा ना कि आपसे मिला था। 2 सेकंड लगेंगे मैम। अरे मना किया ना, हद में रहो अपनी। समझ में नहीं आता एक बार में। हटो यहाँ से, हटो। एकदम से मेरी इज्जत उतारती साहब। साहब आपसे इंफॉर्मेशन मिला कि नीति की गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? और हम भी अपनी गाड़ी लेकर वहां गए थे साहब। मेरे को डर था कि किसी ने मुझे वहां देख न लिया हो, इसलिए आपको गाड़ी का दूसरा रंग बोल दिया था। साहब बोल। मेरे को नहीं मालूम था साहब कि वो एक्सीडेंट का कहानी दूसरा 2 लड़कों के साथ जुड़ा हुआ था। और गरिमा, उससे तेरी क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मारा? कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। उस दिन बहुत तंगी थी साहब। दारू पीने तक के पैसे नहीं थे और उस लड़की पे नजर पड़ गई। साहब इसके इस टैटू की वजह से फंस गए।
और न पकड़ नहीं पाते आप मेरे को साफ। बहुत शाना समझता है खुद को, पुलिस के लिए काम करता है, फिर भी ये कैसे भूल गया कि कोई भी मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून का शिकंजा हर मुजरिम पे एक ना एक दिन कसता ही कसता है। तू कैसे नहीं पकड़ा? इस केस में एक खबरी खुद ही एक बड़ी वारदात में एक्यूज बनकर सामने आया है, जो सिर्फ समाज ही नहीं तो पुलिस की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में भी काफी हलचल हो रही होगी। नीति और गरिमा ऐसी विक्टिम्स थी जिनकी पर्सनल लाइफ कई तरह के तनावों से गुजर रही थी, लेकिन इन दोनों के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे लेकर इन दोनों की चुप्पी कतई सही नहीं थी। हालांकि क्रिमिनल्स के मोटिव का इन विक्टिम्स के पर्सनल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगर ये दोनों शुरुआत में ही खुलकर पुलिस के सामने आई होती तो मन्ना जैसा क्रिमिनल इनके साथ ऐसा कुछ करने से पहले कई बार सोचता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।